हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 का 23 दिसंबर का हम पेपर करने वाले हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी चुनी है तो ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पैसेज वाला है। पैसेज आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। अंगारक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अगर आपने पैसेज ढंग से पढ़ा है तो यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। अंगारक ग्रहण करते ये रहा ना, तो गाछ बिरछ जो मटमैली माटी से आहार व वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं। तो आपको पता होगा कि पेड़ पौधे जो है वायु से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ना। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है, फूल शाम होते ही चारों तरफ अपनी सुगंध किसके लिए फैला देते हैं? तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है पतंगे जो होते हैं, कीट पतंगे, उनको आमंत्रित करने के लिए जो है, ये आपका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। और ये क्वेश्चन है हमारा, फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है? गद्यांश में फूलों को सुंदर कहा गया है। तो देखिए, चार चीज़ें दी थी। वे गाछ बिरछ की संतान है, पेड़ को सुंदरता प्रदान करते हैं, असुंदर वस्तु से जीवन प्राप्त करते हैं और बीज को सुरक्षित रखते हैं। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो सबसे सुटेबल आंसर है वो तीसरा ऑप्शन है, असुंदर वस्तुओं से जीवन प्राप्त करते हैं। क्योंकि पेड़ जो है देखने में सुंदर नहीं होता, लेकिन फूल जो होता है वो सुंदर होता है, इसलिए तो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। चौथा है, अपरूप विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अपरूप अगर आप पैसेज में देखेंगे, ये देखिए, अपरूप उपादान से किस तरह ऐसे फूल सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं। यानी अपरूप जो है यहाँ पे पेड़ के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था, प्रफुल्लित में प्रत्यय है। तो प्रफुल्लित जो है उसमें इत प्रत्यय है, इत, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर है। छठा है, पेड़ अपनी संतान छोड़ जाने के लिए क्यों व्यग्र करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि जीवन की जो निरंतरता है उसको बनाए रखने के लिए पेड़ ऐसा करते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, परस का अर्थ क्या है? तो परस यहाँ पे देखिए पैसेज है, ये रहा, मैं लाइन पढ़वा देता हूँ आपको। कथा सुनी होगी पारस पत्थर की, जिसके परस से सोना लोहा हो जाता है। तो यहाँ पे लोहा सोना हो जाता है, ये लिखा होना चाहिए थे। परस, जिसके परस से, यानी परस मतलब छूने से या स्पर्श से। ठीक है, तो छूने को क्या बोलेंगे हम? स्पर्श से, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर होगा। जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा किसे दी गई? तो जीवन के लिए पारसमणि की संज्ञा दी गई यहाँ पे ममता स्नेह को। क्वेश्चन नंबर 9 है, गाछ बिरछ से तात्पर्य है। गाछ बिरछ से तात्पर्य क्या है? तो पेड़ इसमें बहुत बार यूज हो रहा है। तो गाछ बिरछ जो है पेड़ पौधों को बोला जाता है, अक्सर से सुना होगा आपने, गाछ वाछ बोलते हैं ना, तो पेड़ पौधे जिसका सही आंसर आएगा। 10वां क्वेश्चन है हमारा, अब ये हमारा आ गया पोयम आ गई है ना, कविता है, पद्यांश। तो इसका आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। देखिए, इसमें सबसे पहले पूछा गया किस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है? तो मानवीकरण अलंकार पहले होता क्या है? मानवीकरण अलंकार ऐसा अलंकार है जहाँ पे जो ऐसी चीजें जैसे पत्थर हो गया, फूल हो गया, उनको मानव के गुण दिए जाते हैं, है ना, मानवीय गुण दिए जाते हैं, तो उसको हम मानवीकरण अलंकार बोलते हैं। जैसे जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, बिजली तो चमचम भी करती है ना, कलियां दरवाजे खोल खोल जब याद तुम्हारे आते हैं। यानी ये तो पहले ही कट गया पूरा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो देखिए पैसेज में आपको पढ़ाता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब झुरमुट से मुस्कुराती है। देखिए, एक तो कलियां जो होती है वो निर्जीव चीज है एक तरह से, है ना, वो तो दरवाजे खोल नहीं सकते और वो मुस्कुरा भी नहीं सकती। तो यहाँ पे एक जो ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई है यहाँ पे, किसको? कलियों को। तो इसीलिए जो है मानवीकरण अलंकार किसमें होगा? ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो होगा। ठीक है, तो अब देखिए 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन है, पद्यांश में प्रकृति की किस लीला का उल्लेख नहीं है? तो इसमें जो है ओस का गिरने का जिक्र नहीं है, बाकी तीनों का जिक्र है। 12वां क्वेश्चन है हमारा, ठंडी हवाएं अपने साथ क्या लेकर आती है? तो ठंडी हवाएं जो है सुगंध, समृद्धि, प्रकाश, उल्लास। तो पैसेज के अकॉर्डिंग जो है उल्लास सबसे बेस्ट सुटेबल आंसर है। 13वां क्वेश्चन है,
खुशियों के गीत कौन गा रहा है? तो पैसेज में स्टार्टिंग में ही है, खुशियों के गीत कौन गा रहा है? चिड़ियाएं जो है वो गा रही है। और फिर रचनाकार प्रकृति के सौंदर्य को देखकर डैश है। तो जिसने ये पोयम लिखी है पद्यांश, तो क्या है? तो संतप्त। संतप्त मतलब वो जो उदास है, क्या वो उदास है प्रकृति के सौंदर्य को देखकर? नहीं। चमत्कृत, तृप्त या अभिशप्त? अभिशप्त तो भी नहीं होगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो चमत्कृत या तृप्त, इन दोनों में से जो है इसका एक सही आंसर होगा। एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता, जब ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें पता लग जाएगा। ठीक है, आप देख लेना कि आपने क्या लगाया है। अब आएगा 15 क्वेश्चन। रचनाकार को प्रभु की याद कब आती है? तो जिसने ये पद्यांश लिखा है, घर में खुशियाँ आने पर, वर्षा में भीगने पर, किसी आपदा कह रहे हैं, प्रकृति सौंदर्य को देखो, क्योंकि यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य का ही वर्णन है, उसी को देख के उसको याद आ रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो आपका सही आंसर होगा। 16 है, पैसेज खत्म, आपके अभी आ गए। यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक या अच्छी पाठिका है, तो वह दूसरी और किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है। जब वह दूसरी या अन्य भाषा सीखता है तो उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला जाएगा, जब वो दूसरी भाषा सीखता है तो उसे कैसे जाना जाएगा? पठन क्षमता, पढ़ने की रणनीति, कौशल का अंतरण या उच्च स्तरीय कौशल। ठीक है, अब वो एक भाषा का तो अच्छा पाठक है ही, जब वो दूसरी भाषा सीखेगा तो जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा सीखने में क्या करेगी? जैसे जो पहली भाषा है वो दूसरी भाषा सीखने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो जब एक चीज़ दूसरी चीज़ को सीखने में हेल्प करता है, मदद करती है, तो उसको बोलते हैं कौशल का अंतरण, या इंग्लिश में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी बोल देते हैं। तो ये जो है तीसरा सबसे सही आंसर होगा, क्योंकि एक लैंग्वेज का तो अच्छा पाठक है ही वो, तो दूसरी में भी अच्छा पाठक वो बन सकता, इसीलिए कौशल का अंतरण। 17वां क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल। अब सीखने के प्रतिफल क्या होता है? यानी सीखने के प्रतिफल लर्निंग आउटकम, यानी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे मान लो कोई क्लास 5th का स्टूडेंट है, वह 5th पास जब वो करेगा तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ जानी चाहिए, वो पहले से डिफाइन होता है, तो उसी को बोला जाता है लर्निंग आउटकम। यानी पास करने के बाद 5वीं क्लास बच्चे में क्या क्या चीज़ें सीख जानी चाहिए। ठीक है, ये होता है लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रदर्शित करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 2 उपचारात्मक शिक्षण यानी रेमेडियल टीचिंग के मुख्य उद्देश्य हैं? उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए, बिल्कुल जहाँ कमी रह गई है उसको और अच्छा करने के लिए। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव के लिए, बिल्कुल, क्योंकि जो पहला मेथड्स है उसको पूरा समझ में नहीं आया होगा, अब टीचर को क्या अपने मेथड्स अप्रोचेस चेंज करनी पड़ेगी, तो बदलाव करना उसे पड़ता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है ना, उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। नहीं, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं, वो भी निदानात्मक शिक्षण में होता है परीक्षण में। तो इसलिए ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों। 19वां क्वेश्चन है, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श, कॉपी, उत्तर पुस्तिकाओं पर आड़े तिरछी रेखाएं बनाते हैं, तो भाषा सीखने की यह अवस्था क्या कहलाती है? इसको बोलते हैं हम स्क्रिबलिंग, यहाँ पर डीएस में पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो इसका सही आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है? सीखने का आकलन, ठीक है, तो ये 3 चीज़ें होती है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, ठीक है, और सीखने में आकलन। तो सीखने का आकलन जो क्या होता है, जो एंड में, जैसे परीक्षाएं होती है, टर्म परीक्षा, उसके पंक्ति के अंत में जो परीक्षा ली जाती है उसमें होता है कि सीखने का आकलन, इसने क्या क्या सीखा है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अब बहुभाषिकता, बहुभाषिकता क्या है? बहुभाषिकता, इसके ऊपर वीडियो भी बना रखा है मैंने, आप देख सकेंगे। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जितना संभव उतनी भाषाएं सीखना नहीं, केवल मातृभाषा घर की भाषा नहीं, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ना। तो यही होता है बहुभाषिकता, यानी जो बच्चा घर से क्या लैंग्वेज लेकर आया, पहले तो उसमें पढ़ाया जाएगा, फिर धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसमें और लैंग्वेज वो सीखता जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल सही होगा।
22वां है कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है, ये बताना आपको, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि, समूह भाषा शिक्षण, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण या श्रव्य भाषावाद। तो ऐसी विधि बताने जहाँ पे दोहराव वाले अभ्यास यानी अभ्यास कराया जा रहा है रिपीट करके, उसको एक बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें जो है व्याकरण अनुवाद विधि, समूह शिक्षण, भाषा शिक्षण, संपूर्ण भाषा दृष्टिकोण या श्रव्य भाषावाद। तो इसका एग्जैक्ट आंसर मेरे को नहीं पता, लेकिन इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देख लेना इसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं उन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है और बाद में उन्हें और अधिक शब्द देती है और उनमें इन विशेषता को बताने वाले शब्दों के लिए कहते हैं। अंत में शिक्षार्थी को ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यह रणनीति क्या है? यह व्याकरण शिक्षण रणनीति नहीं, सचेतना में वृद्धि यानी कॉन्शियसनेस रेजिंग, यानी ये इंग्लिश में भी आया था इसी का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है आपका, हिंदी भारत की डैश भाषा है। तो हिंदी भारत की जो है राजभाषा है, ये आप गूगल भी कर सकते हैं। 25वां क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत में के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है? रचनावाद यानी जो है वो क्या मानता है? सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, सभी शिक्षार्थी भाषाएं नहीं सीख सकते हैं, तो ये तो गलती हो जाएगा। सीखना पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक घटना है, सीखना सामाजिक निर्मित है। तो रचनावाद के अकॉर्डिंग जो है वो आपको देखना है। इसके तो कई सारे आंसर सही हो सकते हैं वैसे तो, अब बाकी ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो आप देख लेना इसने क्या लगाया है। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। जो त्रुटियां कर रहा है वो लिखने में या पढ़ने में, उसको कैसे देखना चाहिए? उनके सीखने में बाधा नहीं, सीखने के लिए संकेत, या भाषा सीखने में समस्या भी नहीं है, त्रुटि सुधार के लिए संकेत। अब देखिए वो क्या कर रहा है, लिखने पढ़ने में गलतियां कर रहा है, तो वो तो त्रुटियां तो है ही, वो तो सुधार करना ही है, लेकिन एक तरह से वो संकेत दे रहा है कि कहाँ पे उसकी कमी है, ठीक है, और उसका सीखने का पैटर्न क्या है। तो इसलिए सीखने के संकेत दे रहा है वो। ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे सबसे सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं। भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में कहानियां हैं। नैतिकता के लिए भाषा सीखने हेतु परिनिवेश, दोहराव तथा पुनरुत्पादकता, तो ये तो नहीं है। अपने समाज के बारे में सीखना, तो आरंभिक वर्षों में समाज के बारे में तो नहीं सीखेगा बच्चा। अब देखिए ये दोनों ऑप्शन सुटेबल है यहाँ पे। नैतिकता के लिए भी सिखाई जाती है स्टार्टिंग में कहानियाँ, और भाषा सीखने में भी हेल्प करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही सही है। अब बाकी ऑफिशियल क्या आएगा आंसर वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये दोनों ही सही है इसमें। 28 है, शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरते हैं। यानी एक आर्टिकल लिखना है या रिपोर्ट लिखनी है तो कई सारे स्टेप्स से गुजरे हैं, तो ये उपागम क्या कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखने का उत्पाद उपागम नहीं, उत्पाद उपागम में तो वो होता है कि उनको बना बनाया लिखा लिखाया दे दिया गया, ठीक है, याद करो। राजकीय लेखन भी नहीं है, अध्ययन कौशल भी नहीं है, ये इसको होता है लिखने का प्रक्रिया उपागम, यानी एक प्रोसेस के थ्रू वो गुजर रहा है आर्टिकल लिखने के लिए। यानी ऑप्शन नंबर 4 जो इसका सही आंसर आएगा। 29वां क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया और जिनके प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं। उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10 से 15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूह के साथ साझा किया। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है? देखिए उन्होंने 5 ग्रुप में बांटा है, उनको थीम दे दी ये वाली। तो ये कैसी अप्रोच या मेथड है? शब्दांश या वाक्यांश नहीं, वाक्य तो बन ही नहीं रहे। थीम आधारित शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यहाँ शब्दावली नहीं। तो थीम दी गई है यहाँ पे ना, घर, विद्यालय, सड़क, भूमि, आकाश, तो थीम आधारित ये शब्दावली, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। जो मातृभाषा होती है बच्चे में
उसके विकास को क्या माना जाता है? देखिए, दो चीज़ें होती है, एक अर्जन होता है और एक होता है हमारा सीखना। इसके ऊपर भी वीडियो आप देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो अर्जन क्या होता है, यानी जहाँ पे हम बिना एफर्ट्स के सीखते हैं, जैसे हम मदर टंग सीखते हैं वो बिना एफर्ट्स के, यहाँ कहीं स्कूल में जाके नहीं सीखते, तो उसको क्या बोला जाता है? अर्जन। जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे में मातृभाषा का विकास, जो मातृभाषा है बच्चा सीख जाता है अपने आप ही, तो उसको भाषा का अर्जन बोला जाता है। और सीखना क्या होता है? जहाँ पे हम कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं, अपने पूरा प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे दूसरी और तीसरी लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग, तो उसको सीखना कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।